हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम के पार्ट 4। तो आपको जैसे पता होगा कि इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे चैलेंजेस कि कांग्रेस सिस्टम की कौन कौन सी चैलेंजेस हैं। तो ये सब हमने पार्ट 1 2 3 में कवर किया। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग 1971 के इलेक्शंस के बारे में और किस तरह से कांग्रेस सिस्टम का रीस्टोरेशन हुआ। द रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, वो जो आपके चैप्टर के नाम में जो रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम जो है वो 1971 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग समझेंगे पूरा। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1971 इलेक्शन की और उससे पहले की थोड़ी सी हम लोग इवेंट की बात करते हैं। आप याद करो कि जब 1969 में जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही थी तो उस समय कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था। जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस जो हो रही थी उस समय कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गया था, बट गया था। एक तरफ था कांग्रेस ओ, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे। दूसरी तरफ कांग्रेस आर, जो एक नया ग्रुप था, एक छोटा सा ग्रुप था जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। तो ये दो पार्ट में कांग्रेस जो है ये बट गया था। अब उस टाइम में आपको पता होगा कि कांग्रेस तो एक ऑलरेडी वीक पार्टी थी, है ना। कांग्रेस ऑलरेडी एक वीक पार्टी थी। अब उस वीक पार्टी में से एक छोटा सा ग्रुप दैट इज कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी जिसको लीड कर रही थी, ये टूट के अलग हुआ। तो उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो थी, लेकिन जब कांग्रेस आर जब अलग हो गया कांग्रेस ओ से, तो हम लोग ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी के पास में इतने एमपी नहीं थे कि वो गवर्नमेंट में रह सके। इंदिरा गांधी जी के पास में इतने एमपी नहीं थे, इतने सीट नहीं थी लोकसभा में ताकि वो अपना गवर्नमेंट को चला सके। लेकिन फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट मिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके। डीएमके तमिलनाडु में एक पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके, इन पार्टियों ने क्या किया, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। और इनके सपोर्ट के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू चलती रही, है ना। स्प्लिट होने के बाद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिरी नहीं, वो लगातार वो चलती रही। लेकिन ये सपोर्ट 100% नहीं था, ये एक इशू बेस्ड सपोर्ट था। इशू बेस्ड सपोर्ट मतलब कि कांग्रेस आर को ये जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके जो है ये इशू के बेसिस पे सपोर्ट कर रही थी। कौन से इशू? क्योंकि इंदिरा गांधी जो है इनका अगर आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट बनने के बाद में इंदिरा गांधी ने किन तरह की पॉलिसीज को अपनाया, तो पुअर लोगों के लिए, जो सोसाइटी में जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड है ना, जो थोड़े से दबे कुचले हैं, जो थोड़े पीछे रह गए हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया। और इसलिए हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट मिलेगा इन पार्टियों से। तो इंदिरा गांधी जी ऑफिस में तो कंटिन्यू करती रही, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट लगातार चलती रही। लेकिन आप समझ सकते हो कि इस टाइम में इंदिरा गांधी जी एकदम फ्रीडम नहीं था उनके पास। उनको अपने काम करने के लिए उनके पास जो फ्रीडम होना चाहिए था वो नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, सपोर्ट यहां से मिल रहा था। ऑफकोर्स अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके सपोर्ट कर रही थी तो डेफिनेटली इनका भी तो कुछ वहां पे स्टेक होगा। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में ये लोग भी तो कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे। तो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से उनका वर्क नहीं हो रहा था। और इस टाइम के दौरान देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी जो है वो बहुत सारे सोशलिस्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेगी। स्पेशली जो पुअर लोगों के लिए लैंड सीलिंग एक्ट है ना, लैंड को लेकर लैंड रिफॉर्म्स की एक्ट, ठीक है, इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम जो है वो इंदिरा गांधी जी लॉन्च करेंगी। और इसका फायदा भी इनको बिल्कुल मिलेगा, इनका फायदा इनको बिल्कुल मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि यहां हम लोग देखेंगे धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी स्पेशली अमंग द पुअर, जो गरीब है, जो पीछे रह गए हैं, जो दलित है, जो थोड़े से जो पुअर है, उनके बीच में इनकी पॉपुलैरिटी काफी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इंदिरा गांधी जी ने यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे, एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेंगे। इंदिरा गांधी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन एक लेंगी। अब वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन ये था कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगी। लोकसभा डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि स्प्लिट के बाद 1969 के जब बात के स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट लगातार चलती रही। लेकिन वहां गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी जी को डिपेंड रहना पड़ रहा था किन पे? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके पे। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट ना रहे अपने गवर्नमेंट बनाने के लिए।
अपना पोजीशन वो पार्लियामेंट में स्ट्रांग करना चाहती थी। इसके साथ ही वो जिस तरह के प्रोग्राम लॉन्च कर रही थी, इंदिरा गांधी जी जिस तरह के प्रोग्राम, सोशलिस्ट प्रोग्राम, पुअर लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह के प्रोग्राम वो लॉन्च कर रही थी, वो चाह रही थी कि लोगों से उनका जो है इन पे फीडबैक लिया जाए कि ये प्रोग्राम से उनको कितना फायदा मिला। तो ये सभी कारणों से हम लोग देखेंगे वो लोकसभा डिसॉल्व कर देंगी, मतलब लोकसभा में वो ये बोलेगी कि लोकसभा में वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगी। लोकसभा में गवर्नमेंट कौन बनाता है? जिनके पास मेजोरिटी हो। इंदिरा गांधी जी बोलेगी कि ओके, हम अब गवर्नमेंट हमारी जो चल रही थी, हमारी गवर्नमेंट खत्म, हम लोग आगे ये गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया इलेक्शन करवाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने दिसंबर 1970 में डिसॉल्व कर दिया लोकसभा। लोकसभा बंद हो गई, वर्किंग वहां बंद हो गया। अब बोला कि नए सिरे से दोबारा से एक इलेक्शन होगा, एक नया इलेक्शन होगा, और नया इलेक्शन के थ्रू जब जो है गवर्नमेंट आएगी, तब वो बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे एफिशिएंट वे में काम करेगी। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि लोग उनको बहुत सारा वोट दे, उनका गवर्नमेंट बनाए, और वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो होगा इलेक्शन 1971 के फरवरी के महीने में इलेक्शंस होंगे। 5th जनरल इलेक्शन, 5वां नंबर का जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा के लिए। तो ये जब इलेक्शंस होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि आसान नहीं था, इसीलिए कहा गया कि ये बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। ये जो इलेक्शन कराया गया था, ये जो 1971 का इलेक्शन जब हो रहे थे, तो ये जो कंटेस्ट था ये बहुत ही डिफिकल्ट था, स्पेशली कांग्रेस आर की बात करें। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कांग्रेस आर एक ऑलरेडी एक छोटी सी पार्टी थी। इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस आर थी वो बहुत ही छोटी सी पार्टी थी, एक वीक पार्टी थी। कांग्रेस आर बाहर निकल के आई थी कांग्रेस ओ से। कांग्रेस ओ अपने आप में एक वीक पार्टी बन गया था, ठीक है। और यहां पे 3 मेजर प्लेयर्स थे इस पूरे 1971 के इलेक्शन के दौरान। हम लोग देखेंगे 3 मेजर प्लेयर होंगे। एक तरफ होगा कांग्रेस ओ, वो कांग्रेस की वो के कामराज एंड बड़े बड़े लीडर्स वाली ग्रुप। दूसरी तरफ होगा कांग्रेस आर, ये 2 नंबर ये प्लेयर। और तीसरा जो प्लेयर होगा वो है कौन सा? ग्रैंड अलायंस। वो होगा ग्रैंड अलायंस। कौन था मैं बता रहा हूं। कांग्रेस ओ तो समझ में आ गया, जो पुरानी वाली जो कांग्रेस थी। कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी जी के साथ में उनको सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह। ग्रैंड अलायंस में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थे, कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ करके और बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी थे। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई। एक साथ आ गई एक एजेंडे के साथ। उनका बस एक और एक एम था, इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को हटाओ। तो इंदिरा गांधी जी को ये ग्रैंड अलायंस के जो अपोजिशन पार्टी जो थे वो लोग हटाना चाहते थे। तो एक तरफ ये लोग थे, तो इंदिरा गांधी जी को ग्रैंड अलायंस से भी चैलेंज मिल रहा था। इंदिरा गांधी जी को जो पुराने वाले कांग्रेस है उनसे भी चैलेंज मिल रहा था। तो इंदिरा गांधी जी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने अपना अलायंस बना लिया था। अलायंस मतलब ग्रुप बना लिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी के पास में एक बहुत ही एक अच्छा, एक हम लोग देखेंगे एक बोल सकते हैं कि प्रोग्राम था। इंदिरा गांधी जी जब इलेक्शन के लिए लोगों के सामने आई, जब इलेक्शन के डेट अनाउंस हो गए, जब इलेक्शन का टाइम आया, जब लोग, जब नेता, जो लीडर्स जो भाषण देने लगे, बड़े बड़े रैलियां करने लगे, इंदिरा गांधी जी एक बात बोलती थी। इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि मेरा एम है गरीबी हटाओ, पॉवर्टी खत्म करो। आजादी के इतने साल हो गए फिर भी इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है कि एक लीडर बोल रही है कि इतने साल हो गए अभी भी लोग गरीब क्यों हैं, अभी भी लोगों को इतना डिफिकल्टी फेस करना क्यों पड़ रहा है उनका डेली लाइफ में। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि गरीबी हटाओ, गरीब लोगों का हेल्प करो, है ना, हमारे कंट्री से गरीबी खत्म हो, सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, एजुकेशन मिले, सभी के पास लैंड हो। लैंड रिफॉर्म्स किए इंदिरा गांधी जी ने। तो इंदिरा गांधी जी का ये स्लोगन था। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंदिरा गांधी जी जो है वो लोगों के सामने गई। ये जो कांग्रेस आर है, इस कांग्रेस आर को न्यू कांग्रेस भी बोलते हैं, है ना, न्यू कांग्रेस। और जो पुरानी वाली कांग्रेस थी वो ओल्ड कांग्रेस। दूसरी तरफ जो ग्रैंड अलायंस वाले थे, तो उनके पास बहुत ज्यादा कोई बड़ा बड़ा लाइक प्रोग्राम, ऐसा पॉजिटिव ऐसा प्रोग्राम नहीं था। उनका एम था इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी जी ये क्लेम करती थी, ये बोलती थी कि ऑपोजिशन बोलते हैं कि इंदिरा हटाओ, अब मैं बोलती हूं कि गरीबी हटाओ।
इस तरह के फेमस स्लोगन के साथ, इस तरह के एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंदिरा गांधी जी जो है वो इंडिया के लोगों के सामने इलेक्शंस के दौरान जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम में कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी जी, जो कांग्रेस आर जो थी, इनका अलायंस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साथ। इस स्लोगन ने लोगों को काफी अट्रैक्ट किया, स्पेशली जो डिसएडवांटेज थे, जो लैंडलेस पुअर थे, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, जिनके पास जॉब नहीं था, वुमेन्स, इनको बहुत अट्रैक्ट किया और इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट स्पेशली इन लोगों से मिला। इंदिरा गांधी जी की जब इलेक्शन में गई तो कांग्रेस आर को बहुत सारा वोट इनके तरफ से मिला। इंदिरा गांधी जी ने, जैसे मैंने बताया कि जब ये प्रोग्राम, जब इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे उससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जैसे मैंने बताया लैंड रिफॉर्म्स किए, सेलिंग लगा दिया, रूरल लैंड होल्डिंग में सेलिंग लगा दिया। सेलिंग का मतलब क्या है कि पहले क्या होते थे ना, बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़ी बड़ी लैंड, पूरे के पूरे गांव उनके, पूरे का पूरा गांव उनके, इतनी सारी लैंड क्या करेंगे वो? गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तुम्हारा पास इतना ही लैंड रहेगा, बस ये लैंड तुम्हारी, बाकी जितनी लैंड है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। गवर्नमेंट इस लैंड का क्या करेगी? गरीबों में बांट देगी, गरीबों में बांट देगी। तो गरीबों, जो पुअर पीपल है, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट फ्री में लैंड दे रही है। इसके साथ ही जो इनकम एंड अपॉर्चुनिटी जो है, इसके नए नए तरीके इंदिरा गांधी ने डेवलप करने का ट्राई किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थे, इनको खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया। प्रिंसली प्रिविलेजेस क्या है, मैं समझाता हूं। आपको पता है कि आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। उन प्रिंसली स्टेट्स को यह कहा गया कि आप इंडिया में मिल जाओ, आप इंडिया का पार्ट बन जाओ और आप टेंशन ना लो, आपको हम लोग बहुत सारा पैसा देंगे। जो उस समय जो गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कहा कि आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस देंगे, आपकी जैसी लाइफ चल रही है ना, वैसी लाइफ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत सारे उनको प्रिविलेजेस मिलते थे। बाद में लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना किया कि क्यों इनको प्रिविलेजेस दे रहे हो? ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर जो है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर जो है, इनको प्रिविलेजेस क्यों दिए जा रहा है? ये जो पैसा है, ये पैसा तो लोगों का है, लोगों ने टैक्स दिया है, तो इनको क्यों मिले? तो ये पैसा आप गरीबों के ऊपर खर्च करो, वो तो ऑलरेडी रिच है, प्रिंसली स्टेट्स वाले जो रूलर है ऑलरेडी रिच है, उनको और पैसा दे रहे हो, आप गरीबों के लिए अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया प्रिंसली स्टेट्स के, ये जो प्रिविलेजेस थे, प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स के जो प्रिविलेजेस थे, इनको खत्म कर दिया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बनाए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, आप देखो, जैसे बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये किया गया था। तो ये सारे प्रोग्राम आप देख के क्या बोल सकते हो, बहुत ही सोशलिस्ट प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किए, खास करके गरीबों को, पुअर को ख्याल में रखते हुए। ठीक है, तो जब इतना सब कुछ हुआ तो इंदिरा गांधी जी का जो सपोर्ट बेस है, स्पेशली जो पुअर पीपल है, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और लोगों ने जम के सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो बहुत ही मेजर शॉकिंग ये था। तो ये रिजल्ट आया 1971 का, लोकसभा का जब इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो हम लोग ये देखेंगे कि कांग्रेस आर और सीपीआई को टोटल सीट्स मिले 375, बहुत बड़ा नंबर है ये। लोकसभा में 375 सीट्स मिले कांग्रेस आर और सीपीआई को। टोटल वोट आप देख सकते हो 48.4%। ये इतना वोट तो नेहरू जी के टाइम में नहीं मिला था जितना इंदिरा गांधी जी के टाइम में मिल गया। तो आप सोच सकते हो कि लोगों के मन में कितना ज्यादा भरोसा था इंदिरा गांधी जी को लेकर के। पहला इलेक्शन 1952, फिर 1957, 1962, इस टाइम में नेहरू जी हमारे पीएम थे और उस टाइम में भी लोगों ने इतना वोट नहीं दिया जिस टाइम लोगों ने इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को ये 1971 वाली इलेक्शन में दिया। मतलब लोग बहुत ज्यादा भरोसा करने को तैयार थे इंदिरा गांधी जी पे। कांग्रेस आर और सीपीआई को मिलाकर 375 सीट्स मिला, जिसमें से अकेले कांग्रेस को 352 सीट्स, लगभग 44% वोट जो है वो सिर्फ कांग्रेस को मिला, 352 सीट्स मिला। मतलब कांग्रेस अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस आर अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी गवर्नमेंट बनाने को लेकर के। कांग्रेस आर अब खुल के डिसीजंस ले सकती है, किसी से पूछने का दरकार नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मांगने का दरकार नहीं है, वो खुल के डिसीजंस ले सकती थी और ऐसा हुआ भी। और बाकी जो बच गए, ये तो कांग्रेस आर की कहानी है, सीपीआई कांग्रेस आर की जो अलायंस है इसकी कहानी है। ग्रैंड अलायंस एंड कांग्रेस ओ कहां गए, देखते हैं। कांग्रेस ओ, बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े पॉपुलर लीडर्स,
उनको सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स मिला। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ओ, उसको सिर्फ और सिर्फ 16 वोट मिले। टोटल वोट जो इंदिरा गांधी जी को मिला था उसका 1/4 से भी कम मिला उनको, लगभग 1/4 से भी कम मिला। 25%, इंदिरा गांधी जी को जितना वोट मिला उसका 25% वोट भी इनको नहीं मिला, उससे भी कम मिला। 16 सीट जीते। जो ग्रैंड अलायंस वाले थे, बड़े बड़े ऑपोजिशन पार्टी, सारे साथ में आ गए, इकट्ठे आ गए, इंदिरा गांधी जी को हराना है, इंदिरा हटाओ, फेल हो गया। इनको भी बस और बस 40 सीट के आसपास, उससे कम मिले। मतलब आप देख सकते हो क्लियर वे में, आप देख सकते हो कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस 1960, आप याद करो 1967 में जब इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी जी नई नई थी, कांग्रेस का एक तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत कम हो गया था। लेकिन 1971 में कांग्रेस फिर से ऊपर आया। 1971 में कांग्रेस फिर से ऊपर आया। अब जब ये कांग्रेस आर, ये जब कांग्रेस आर, जब एक नए लीडर दैट इज इंदिरा गांधी जी के साथ में ये जब डोमिनेंस पोजीशन पे आएगी, तो अब लोग इसको रियल कांग्रेस जो है मानने लगेंगे। आगे चल के एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कांग्रेस आर को रेफर किया जाने लगा बहुत बार कांग्रेस आई, कांग्रेस है ना, कांग्रेस आई। आप मुझे बता सकते हो ये आई फॉर क्या है? ये आई फॉर क्या है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस सिस्टम जो है, जो 1961 में जो डाउन चला गया था, उसने फिर से अपना डोमिनेंस हासिल किया। डोमिनेंस पहले की तरह नहीं, पहले से भी कहीं ज्यादा अपना डोमिनेंस जो है वो हासिल किया 1971 की इलेक्शन में कांग्रेस ने। हाँ, कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस आर। हम लोग ये देखेंगे, ये तो इलेक्शन था स्टेट का, लोकसभा का, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो इलेक्शन होता है लोकसभा का। लोकसभा का इलेक्शन 1971 में हुआ था। और इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे फरवरी के महीने में इलेक्शन हुए थे, और इसी 1971 के ही एंड में, दिसंबर के आसपास का टाइम था, उस टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, उसको लेकर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उसको लेकर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान की एक फुल स्केल वॉर होगी, और इसमें एक नए कंट्री का फॉर्मेशन होगा साउथ एशिया में। कौन सी कंट्री? बांग्लादेश। तो एक बांग्लादेश नाम की नई कंट्री का फॉर्मेशन होगा साउथ एशिया में आफ्टर दी 1970 वॉर। और इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा? डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लोग उनको प्रेज करते थे, लोग मानते थे कि यस सी इज टफ लेडी, है ना, आयरन लेडी। इवन जो अपोजिशन लीडर जो है वो भी उनको एडमायर करते थे, वो भी उनकी प्रशंसा करते थे कि यस इंदिरा गांधी जी बहुत स्ट्रांग लीडर है। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस का डोमिनेंस हासिल किया, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, नए कंट्री बनाया बांग्लादेश। तो अपोजिशन लीडर भी उनकी इन बातों का लोहा मानते थे, इनको आयरन लेडी, या उनको बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं एक स्ट्रांग लीडर के तौर पे देखते थे। और जब 1972 में इलेक्शन होगा, लोगों के मन में कैसा होगा? एक ऐसी लीडर जिनके टाइम में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वैसा लीडर को क्या लोग सपोर्ट करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे। 1972 में जब स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे, देखो पहले क्या होता था ना कि स्टेट का इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन साथ में होते थे, लेकिन क्योंकि 1971 में इलेक्शन तो 1 साल पहले करवा दिए गए, तो स्टेट वाला तो 1 साल बाद होगा, 1972 में होगा। 1972 में जब अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो जो ये न्यू कांग्रेस है, जो कांग्रेस आर है, ये सभी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए लगभग लगभग सभी स्टेट्स में जो है अपना गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट असेंबली इलेक्शंस मतलब पूरी के पूरे, चाहे स्टेट की बात करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आर, न्यू कांग्रेस। और यही न्यू कांग्रेस जो है अब बन गई रियल कांग्रेस। पुरानी वाली कांग्रेस का कांग्रेस ओ, वो कहीं गायब हो गई, जनता पार्टी में मिल गई। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि लगातार 2 इतना बड़ा विक्ट्री मिलेगा, इतना बड़ा जीत मिलेगा इंदिरा गांधी जी को सेंटर पे लेवल पे 1971 के इलेक्शन में और 72 स्टेट इलेक्शंस में। स्पेशली कांग्रेस पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब देखो जब ये सब कुछ इवेंट होगा, स्टार्टिंग हुआ था पुअर लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी को लेकर के, जो थोड़े से पीछे छूट गया है, लेकिन धीरे धीरे जो नई कांग्रेस जो है ये सोसाइटी के सभी सेक्शन में पॉपुलर हो गई, सभी सेक्शन से सपोर्ट मिलने लगा। लगभग लगभग सभी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। जस्ट 4 साल के, आप याद करो 1967 में कांग्रेस का कंडीशन क्या था? डाउन चली गई थी। और जस्ट 4 साल आप ऐड कर दो 1971,
कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे आ गई। जस्ट 4 साल के मैटर में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को लो से एक बहुत ही टॉप, एक डोमिनेंट पोजीशन पे पहुंचा दिया। हम लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी जो है ये डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएगी। कांग्रेस सिस्टम फिर से रीस्टोरेशन होगा, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसलिए तो आपके चैप्टर में कहा गया है। हम लोगों ने पहले देखा चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्या चैलेंजेस 1967 के समय कितने चैलेंजेस है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस डाउन चली गई। और लेकिन उसके बाद में होगा अब क्या, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इंदिरा गांधी जी को देखा जाने लगा एज अ प्रोटेक्टर फॉर पुअर, अनप्रिविलेज्ड, और एक बहुत ही स्ट्रांग नेशनलिस्ट लीडर। इंदिरा गांधी जी का जो इमेज जो क्रिएट हुआ हमारे कंट्री में, एक स्ट्रांग लीडर के, एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पे, जो पुअर का ख्याल रखती है, अनप्रिविलेज का ख्याल रखती है। ऑल्दो बाकी जो दूसरे सेक्शन है, जो रिच है, बिजनेसमैन है, वो लोग भी जो धीरे धीरे जो है सभी सोसाइटी से इनको सपोर्ट मिलने लगा। अब उनके सामने कोई ऑपोजिशन चैलेंज नहीं था, ना तो पार्टी के अंदर ना तो पार्टी के बाहर। पार्टी के बाहर ऑपोजिशन कहीं आसपास में नहीं थे, पार्टी के अंदर क्योंकि ये नई कांग्रेस थी, कांग्रेस आर थी और इसकी सुप्रीम लीडर थी इंदिरा गांधी, तो पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टी के बाहर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंदिरा गांधी जी एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में, गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट एमपी है, स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मतलब इंदिरा गांधी जी अपने मन के हिसाब से डिसीजंस ले सकती है और आगे लेंगे भी। के बाद वाली चैप्टर आएगी वहां पे और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यहां एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि इतना तो चलो समझ में आ गया कि जो कांग्रेस 1967 में डाउन चला गया था, जो कांग्रेस 1967 में डाउन चला गया था, और एक और कांग्रेस 1971 में जो ऊपर आई थी, क्या ये सेम था? 1967 में जो कांग्रेस डाउन चला गया था वो था सिंपल कांग्रेस, लेकिन 1971 में जो कांग्रेस ऊपर आया था ये था कांग्रेस आर, नॉट कांग्रेस, कांग्रेस आर। क्या ये नई कांग्रेस, क्या ये पुरानी वाली कांग्रेस और नई कांग्रेस, क्या ये दोनों वही सेम थी? क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस था? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पुराना वाला जो कांग्रेस है उसका रिस्टोरेशन हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये जो रिस्टोरेशन हुआ था ये पुराने वाले कांग्रेस का नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी, देखो पुराना वाला कांग्रेस और नए वाले कांग्रेस में काफी डिफरेंस था। मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं। पुराने वाले कांग्रेस में आप याद करो, कांग्रेस के अंदर अलग अलग फैक्शन थे। पुराने वाले कांग्रेस के अंदर अलग अलग लीडर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स थे। मतलब आप ऐसे देख सकते हो, मैं थोड़ा ये इरेज कर दूं फिर मैं समझाता हूं, एक सेकंड। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये पुराना वाला कांग्रेस है, अब इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स है, अलग अलग फैक्शन है पुराने वाले कांग्रेस में, लेकिन नए वाले कांग्रेस में कोई भी ऐसा फैक्शन अंदर में नहीं था। पुराने वाले कांग्रेस में ये जो अलग अलग फैक्शंस थे उनके बीच में पावर को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता था। नए कांग्रेस में ऐसा कोई बात नहीं है। पुराने वाले कांग्रेस में जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो काफी स्ट्रक्चर जो थी वो काफी स्ट्रांग थी। नए वाली कांग्रेस में ये स्ट्रक्चर थोड़ी वीक थी। पुराने वाले कांग्रेस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एकदम टॉप कोई लीडर हो, सुप्रीम लीडर ऐसा कोई नहीं था, लेकिन नए वाले कांग्रेस में यस एक सुप्रीम लीडर था। कौन? इंदिरा गांधी। मतलब ये नया कांग्रेस पुराने कांग्रेस से डिफरेंट था। ये जो नया कांग्रेस जो है ये पुराने कांग्रेस से डिफरेंट था। पुराने कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग इंटरेस्ट के, ओपिनियन के लोग वहां पे मौजूद थे, आपस में डिबेट डिस्कशन ये सब करते थे, एक दूसरे से पावर स्ट्रगल करते थे। नया कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। इंदिरा गांधी जी सुप्रीम लीडर थी और इनके डायरेक्शन पे ही सारा काम पार्टी के अंदर होता था। तो ये डिफरेंस था पुराने कांग्रेस से नए कांग्रेस में। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है आपके एग्जाम में, तो नया कांग्रेस पुराना कांग्रेस से काफी डिफरेंट था, है ना। नया कांग्रेस की हम लोग बात करें तो जो नया कांग्रेस जो है इसको स्पेशली सपोर्ट कहां से मिल रहा था? नया कांग्रेस को जो पुअर थे, जो वुमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, इनसे। पुराना कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। पुराना कांग्रेस को तो हर सेक्शन से सपोर्ट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन के लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद थे। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस 1971 में ऊपर आया, जो कांग्रेस 1972 में भी ऊपर आया स्टेट इलेक्शन में, वो कांग्रेस पुराने वाले कांग्रेस से डिफरेंट था। इसीलिए कहा गया है कि ये कांग्रेस का रिवाइवल नहीं, एक तरह से कांग्रेस का नया जन्म है। एक नया जन्म लिया कांग्रेस ने, कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ काफी सारा अपडेट हुआ। ये सब कुछ अगर हम लोग देखें
पूरी कांग्रेस का ये जो जर्नी हम लोग जो है देख रहे थे, है ना, पूरे कांग्रेस का ये जो जर्नी हम लोग जो ये देख रहे थे, तो ये नया कांग्रेस में एक चीज हमें ये नजर आता है कि नया कांग्रेस में, क्योंकि अलग अलग, देखो पुराना कांग्रेस का फीचर ये था ना कि आपस में ये लोग डिबेट डिस्कशंस करना जानते थे। अगर एक फैक्शन किसी कारण से नाराज हो जाए तो बाकी सारे लोग डिस्कशन करके, डिबेट करके वो सब मैटर को पार्टी के अंदर सुलझा लेते थे। लेकिन नया कांग्रेस में ये सब नहीं था। पुराना कांग्रेस में ये एबिलिटी था कि वो लोग किसी भी तरह की टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को एब्जॉर्व कर सकते हैं पार्टी के अंदर। ये कांग्रेस की खासियत थी, पुरानी वाली कांग्रेस की। लेकिन नए कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, नए कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग ये देखेंगे आगे चल के किस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि इसी यही कारण है कि जब लोगों को पार्टी के अंदर में भी बहुत ज्यादा जो है इस तरह की फ्रीडम नहीं मिलेगी, एक तरह से बोला जाए, और हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज जो होंगे, इस कारण से देखेंगे धीरे धीरे पॉपुलर अनरेस्ट जो है पैदा होगा। लोगों के मन में असंतोष की भावना, लोगों के मन में एक ऐसा फीलिंग होगा कि वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले। और यही सब कुछ होते होते बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे 1972 से लेकर के आप देखोगे 75 तक, है ना। तो ये सारा जो टॉपिक जो है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला जो चैप्टर जो है वहां इंक्लूडेड है, वहां हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोगों ने समझा। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में फोर पार्ट था यहाँ। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, किस तरह से आपके ये चैप्टर में समझाया गया कि कांग्रेस को किस तरह से चैलेंजेस मिले, अब फिर से उसका रिस्टोरेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर 5 थी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की। के बाद वाली चैप्टर में हम लोग और इसी थीम के साथ कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर अलग है, जो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला जो चैप्टर जो है वो चैप्टर ऑल्दो अलग है, लेकिन थीम यही है, यही चीज आपस में कंटिन्यू होगा। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू।